कोई एक टॉपिक, अगर मैथमेटिक्स आप करते हैं तो मैथमेटिक्स में कोई एक टॉपिक पे 5 या 7 अभ्यास प्रश्न रहते हैं और कम से कम 25, मतलब 5 या 7 क्या उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल प्रश्न रहते हैं, और 25 या 30 40 अभ्यास प्रश्न रहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं, कई बार जो एग्जाम्पल्स वाले प्रश्न पहले दिए रहते हैं, जैसे सिद्धांत दे दिया, उसके बाद कुछ उदाहरण बता दिए, और फिर उसके बाद में आपको अभ्यास दे दिया। तो उदाहरण वाले प्रश्न बहुत कम ही लोग देखते भी हैं, सीधा सिद्धांत पढ़ते हैं और अभ्यास पे आ जाते हैं और अभ्यास करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो यह अनुवाद भी उसी तरीके से है, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, मतलब दिक्कत क्या है कि हम भागते हैं, हम बनना तो चाहते हैं अनुवादक, लेकिन हम अनुवाद से भागते हैं। ज्यादातर लोगों की ये समस्या है। ये हमें कभी कई बार हमें डराता है, नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। अनुवाद का बहुत सिंपल रूल है, जितना हो रहा है जैसा हो रहा है कंप्लीट करो, एक बार शुरू किया तो पूरा करो, फिर समीक्षा करो कि कहाँ गलती हुई, वो दोबारा कर लो। जब तक आप अभ्यास कर रहे हैं तब तक आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर सकते हैं। आपके पास कुल मिलाकर के 7 दिन से 8 दिन और बचे हुए, 7 दिन ही मान के चलिए। 8 तारीख को आपकी परीक्षा है, संडे को। तो 7-8 दिन आपके पास कुल मिला के आपके हाथ में है। प्रश्न है कि क्या ये 8 दिन सफिशियंट है कि आप इन 8 दिनों में अच्छी लीगल ट्रांसलेशन की तैयारी कर लें। जो हमारे साथी नए जुड़े हैं उनके लिए भी, बाकी जो हमारे साथी हमारे साथ कर रहे हैं, हमारा चौथा लैब अनुवाद का, लीगल अनुवाद का चल रहा है। और संभवतः, मतलब जितना मैं जानता हूं, कि जितने लोग भी इस क्षेत्र में चाहे पहले तैयारी किए होंगे या अब तैयारी कर रहे होंगे, जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से, उस एक ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन में, अकेले तो कोई अपना अपना सब लोग कर रहे होंगे, निश्चित तौर पे लोग सिलेक्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन निश्चित एक ऑर्गेनाइज्ड तौर पे, एक कम्युनिटी बेस्ड, इतना लंबा, मतलब आप मान के चले कि 30 पैसेज हमारे कल कंप्लीट हो गए हैं लीगल के, और आज से हमारा 31वां पैसेज आज है, और कल 32वां पैसेज आपको मिलेगा, और ऐसे करके तो ये 7 तारीख तक आपको मिलेगा। तो ये जो अभ्यास की श्रृंखला आपको मिली, और बीच बीच में हमने आपको लाइव क्लास में बताया भी कि कहाँ कहाँ तकलीफें आपको आ रही हैं, पर इसका बेनिफिट तो उसी को मिलेगा जो इसको करेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। मेरे पास बीच में कॉल भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे इस तरह की क्वेरी भी आ रही है कि सर अभी तो आप पटना हाई कोर्ट की क्लास चला रहे हैं, तो हम एसएससी वाले क्यों जुड़े। अरे आप लोग इस बात को समझिए कि ये कोई हम एक अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट की क्लास और सेशंस हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम जितने सारे लोग हैं, हम सभी लोगों का लक्ष्य क्या है, अनुवादक बनना। चाहे हम लीगल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, एसएससी के अनुवाद की बात कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी में पूछे जाने वाले अनुवाद की बात कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यदि आप आज को अनुवाद का अभ्यास करते हैं, चाहे वो लीगल करें कुछ भी करें, आपका अनुवाद आईक्यू डेवलप होगा, आप अपने आप को समझ पाएंगे। और क्या जरूरी है, आज आपने लीगल अनुवाद सीखा करना, देखा, टर्म सीखे, और कल को मान लीजिए कि आपने पटना हाई कोर्ट नहीं भरा है, आप बिहार से नहीं रहने वाले, आप राजस्थान से रहने वाले हैं, तो क्या राजस्थान हाई कोर्ट में अनुवादक की वैकेंसी नहीं आती है। आप दिल्ली से रहने वाले, दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं आती है। अभी तो सारे हाई कोर्ट्स में जिस तरीके से राजभाषा संबंधी प्रावधानों और उपबंधों को सरकार के द्वारा बहुत ही प्रोएक्टिवली लागू किया जा रहा है, अब तो सारे हाई कोर्ट्स में अनुवादकों की और भर्ती, बहुत भर्ती आने वाले टाइम में निकलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप इसको अभ्यास करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, तो ये अभ्यास आपके एसएससी में काम नहीं आएगा या और कहीं काम नहीं। अगर इस तरह की चीजों का और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ा ऐसा, मैं सोचता हूँ क्या जवाब दूं इसका। मतलब इस लेवल पे जो आप लोगों का जो मैच्योरिटी लेवल है, आप सब लोग जो है मास्टर्स डिग्री होल्डर है, और आप सब लोग मतलब एक अच्छे लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उस लेवल पे मुझे कई बार मैं सोचता हूँ कि कैसे आप लोग ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। एक तो ये। अब हम सीधे सीधे तौर पे आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं कि जो पैसेज आज हमने दिया उसको हमें हिंदी से अंग्रेजी करना था। हमने पिछले सेशन में अंग्रेजी से हिंदी 1-2 सेशन हमने करके देखा था। आज के पैसेज को हमें हिंदी से अंग्रेजी करना था। लीगल में दोनों में ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है जो टर्मिनोलॉजी है, जो पारिभाषिक शब्दावली है, जो लीगल शब्दावली हम इस टर्म में कहेंगे, तो विधि संबंधी शब्दावली की सबसे बड़ी समस्या है। तो
जितने शब्दावली हमने अब तक कर लिए, मतलब अगर हम मान के चलें तो पिछले 30 पैसेज में कम से कम नहीं भी, अगर मैं रिपीटेशंस को छोड़ दूं, मतलब बहुत सारे रिपीट भी हुए होंगे ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी कम से कम हर एक पैसेज के साथ में 20 से ज्यादा लीगल ग्लॉसरी मैंने आपको दिया है। जो एक मैंने आपको ओवरऑल ग्लॉसरी दी है वो तो है ही, पर उसके अलावा प्रतिदिन के पैसेज में मैंने आपको 20 से ज्यादा लीगल ग्लॉसरी दिया है। 30 यदि आपको मिला है पैसेज तो 30 इंटू 20 600 हो गया। मैं 200 रिपीटेशन वाले भी मान लूं तो भी 400 शब्द आपको जो है आपके पास, आपने अभ्यास कर लिए हैं और आपको पता भी नहीं चला कि आपने अभ्यास कर लिया, क्योंकि आप प्रतिदिन कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको तो ये सब चीजें बिल्कुल ही अलग ही लगेंगी कि क्या आप बोल रहे हैं सर, पर जो कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब 400 यदि लीगल शब्द आपने अभ्यास कर लिए तो फिर ये एक बहुत अच्छा स्टॉक आपके पास में हो गया। मतलब आप अपने मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अनुवाद पूछा जाएगा, उसका 95 टू 97 98% शब्दों को आपने कवर कर लिया। एक आध परसेंट शब्द जरूर ऐसे रहेंगे जो हो सकता है कि बहुत ट्रिकी, क्योंकि वो हर एग्जाम में रहते हैं, दिया जाता है, और उसके लिए आपको फिर आपकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत ही चाहिए, क्योंकि वो दिए इसलिए जाते हैं कि भाई ये सारे लोग में से कौन ऐसा हंस है जिसने अपनी रातें गलाई है, वो फिर उसको कर पाते हैं। तो उसके लिए कोई मतलब और कोई साधन काम नहीं आता है, उसके लिए वो सेल्फ साधन ही काम आता है। तो पर उसको यदि आप निकाल भी दे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि इस बार हमारे पास सीट्स बहुत अच्छी हैं, 80 सीट्स है ना, 80+ सीट से पटना हाईकोर्ट के लिए, तो इस बार मौका बहुत बढ़िया है। अभी भी आपके पास मौका है, 8 दिन आपके पास बचा हुआ है आपके हाथ में। आप अभी भी, जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, या जिन लोगों ने नहीं किया किसी भी कारणवश, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि सर दिस वाज द रीजन, ये था, वो एग्जाम था, इंटरव्यू था एंड ऑल दिस थिंग्स। नो, कुछ भी था, ये आप मुझे एक्सक्यूज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आई विल वेरी वेल एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास चारा ही क्या है। पर ये आप अपने एग्जामिनर और अपनी इवैल्यूएटर को तो दे नहीं सकते। वो तो वही देखेगा जो आपकी कॉपी पे लिखा होगा और उसी के हिसाब से मार्किंग करेगी, एंड दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड योर फेट। दैट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए आप लोग इसे करें, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा और उसके बाद हम लोग सीधे अपने अनुवाद अभ्यास पे आ जाएंगे। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे ये थंब में देंगे, है ना। पहला एक ग्रुप और फिर दूसरा एक ग्रुप, मतलब आप जितने भी लोग हैं, लगभग यहाँ 60-65 लोग हैं इस सेशन में, इसमें 2 ग्रुप होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो सोर्स पैसेज है हिंदी का, उससे टारगेट पैसेज, टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी में करने में अनुवाद, लीगल अनुवाद की मैं बात कर रहा हूँ, इन पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल ट्रांसलेशन। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सोर्स लैंग्वेज हिंदी से टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में अनुवाद करने में समस्या आती है, इंग्लिश में समस्या आती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में भी आप अंगूठा दिखा दो, हिंदी में अंगूठा, जो इंग्लिश में दिखाएगा वो हिंदी में नहीं दिखाएगा, मतलब ज्यादा आती है, मैं ज्यादा की बात कर रहा हूँ। आती तो दोनों में होगी निश्चित तौर पर, बट ज्यादा किस में आती है उसकी बात करनी है। ओके। सोर्स लैंग्वेज हिंदी से टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत आ रही है, और वाइस वर्सा किसको दिक्कत आ रही है, मतलब टारगेट लैंग्वेज यदि हिंदी हो रहा है और सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश हो रही है तो किसको दिक्कत आ रही है। अब विजय जी दोनों में उठा दिखा रहे हैं, ना ना ना, ये ना चल, ना चल, किसी एक में बताना है, ज्यादा समस्या किसमें आ रही है। अच्छा, मतलब, अच्छा, ममता जी ने दोनों में उठा दिखाया, मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दोनों वाले तो फिर वो, मतलब वो आउट ऑफ द लिस्ट हो गए। अच्छा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से, मतलब ज्यादा पैसेजेस हम करेंगे। तो मैं जो देख पाया आप लोगों को, कि आप लोगों को अंग्रेजी में करने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, हिंदी में करने में कम समस्या आ रही है। अब पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ऐसी स्थिति ये, अच्छा, अमित बोल रहे हैं कि हिंदी टू इंग्लिश करने में ज्यादा समस्या आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। देखिए, अनुवाद में क्या होता है, अब ये तो आप लोगों के साथ, या तो आप अपनी समस्या समझ नहीं पा रहे हैं, या आप अभ्यास एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, आप बस मतलब
अपने एक अंदाज के आधार पे कह रहे हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि जो भाषा, एग्जैक्टली सुमित जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो निरंतर अभ्यास करते हैं। जो भाषा आपको ज्यादा समझ में आती है, ठीक है, अगर वह आपकी सोर्स लैंग्वेज है ना, तो आपके लिए अनुवाद आसान रहेगा। और जो भाषा आपको समझने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, अगर वह सोर्स लैंग्वेज है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे हिंदी आसान, मतलब हिंदी आपकी भाषा आपको समझने में आसान है, एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाती है, तो उसका अनुवाद आपके लिए आसान रहेगा, रेदर देन, मतलब जिनको हिंदी आसानी से समझ में आती है, मतलब वे लोग जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, या हिंदी जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है, हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उन लोगों के लिए हिंदी से इंग्लिश करना ज्यादा आसान रहेगा। हो सकता है कि वो इंग्लिश के उतने स्टैंडर्ड शब्दों को प्रयोग ना करें, हिंदी से इंग्लिश करीब करीब हो जाता है, एग्जैक्टली मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप उतने स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग ना करें अंग्रेजी के, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप ओवरऑल अर्थ लेकर के आएंगे इंग्लिश का, क्योंकि आपको बेसिक कंपोजिशन इंग्लिश की तो आती ही है, और आप हिंदी को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है वो आप समझ रहे हैं, वो एक बात। जब इंग्लिश से हिंदी करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कई बार, उन छात्रों के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी मतलब हिंदी अच्छी है और इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़ाई की है, कि कई बार उस पैसेज के भाव को समझने में तकलीफ होने लगती है। ये समझ ही नहीं आ पाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब आप यही नहीं समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है, तो फिर आपके लिए अनुवाद करना ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये मतलब मेरा मेरा अपना अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव मेरा, ये ऐसा मुझे लगता है कि ये इस तरह की तकलीफ होती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे जो भी क्लासेस करने वाले हैं, मतलब 1 सितंबर के बाद में हम लोग प्रतिदिन लीगल पैसेज करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन हम कम से कम 2 लीगल पैसेज हिंदी और इंग्लिश के करें। तो ये जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज का जो पैसेज था। ठीक है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के तहत संदर्भ देते हुए यह निर्धारित किया गया है कि लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क हुआ है जो बॉन्ड पर देय है। ठीक है, अब इस तरीके से ये पूरा है आपका 306 शब्दों का, ये आपका पैसेज है। ठीक है, 306 शब्दों का पैसेज है। और इसे जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे, और जिन लोगों ने अनुवाद किया है वो आप मुझे, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है क्या? अरे, चलिए। जनरल पैसेज सितंबर फर्स्ट वीक के बाद शुरू होंगे, मैं कई बार कह चुका हूं। और क्या है, पहले के सारे लीगल ट्रांसलेशन के जितने भी सेशंस हैं वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, आप उस पे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आपका एक्सेस है। बस, क्या है ये, सर वो नहीं दिखता है एप्लीकेशन पे, किस फोल्डर में होगा ऐसा? बस यही बात सर, ठीक पकड़ ले वानी रहुआ। हाँ, थैंक यू सुमित जी, बढ़िया भोजपुरी लिखे हैं सर। इसमें कितना फॉर्म फिल हुआ होगा, इरिलेवेंट क्वेश्चन? नमस्कार सर। जी नमस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के तहत संदर्भ देते हुए यह निर्धारित किया गया है कि लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क हुआ है जो बॉन्ड पर देय है। एकदम सीधी सीधा सेंटेंस, हर एक शब्द आपको लगभग लगभग समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, अर्थ समझ में आ रहा है क्या है, इसका अनुवाद मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ज्यादा आसान होता है। बताइए किसने किया है, बताइए।
यार By giving reference to Section 60 of the Indian Stamp Act, it is decided that the stamp duty will be paid on a bond. इसीलिए आयुषी जी बोल रहे हैं कि सर जनरल पैसेज कराइए। संदर्भ के लिए इंग्लिश शब्द क्या होता है आयुषी जी? सर रेफर देन वाई टू यूज गिव? ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत अच्छी बात है। और किसने किया है? सर मैंने किया है। रेफर टू द सेक्शन 60 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, इट हैज बीन कंसिडर्ड दैट द स्टैम्प ड्यूटी आर दैट व्हिच इज पेबल ऑन द बॉन्ड। अब देखिए, आपको ना जब भी आप लीगल ट्रांसलेशन करने चलेंगे तो दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि जो शब्द हैं, क्योंकि लीगल ट्रांसलेशन में शब्दों के साथ हेर फेर करने की संभावना बहुत कम रहती है जनरल ट्रांसलेशन की तुलना में। जनरल ट्रांसलेशन में आप थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं। जैसे निर्धारित को आप जनरल ट्रांसलेशन यदि कर रहे हैं तो आप डिसाइडेड लिख सकते हैं, कंसीडर्ड लिख सकते हैं, है ना, एग्रीड लिख सकते हैं। पर जब आप लीगल ट्रांसलेशन करेंगे एंड व्हेनेवर द वर्ड निर्धारित विल कम, तो निर्धारित यहाँ पे ना तो डिसाइडेड होगा, ना तो ये जो है आपका कंसीडर्ड होगा, ना अग्रीड होगा। ये क्या होगा? ये डिटरमिन्ड होगा, क्योंकि निर्धारित के लिए क्या शब्द होता है? डिटरमिन्ड होता है लीगल ग्लॉसरी में। ठीक है। और संदर्भ के लिए रेफर होता है, जो बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, बाकी लिखत का क्या होगा? सर इसी में सर प्रॉब्लम आ रहा है कि लिखित पर दे स्टाम्प जो बॉन्ड दिए है। इसीलिए तो जब मैं पैसेज देता हूं तो सबसे पहले उसकी ग्लॉसरी निकाल के आपको दे देता हूं अलग से। तो रेफरिंग टू सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट हो गया, खत्म बात। पहला पोर्शन, ये तरीका वही है, रेफरिंग टू सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, यह निर्धारित किया गया है, इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट। दूसरा पार्ट भी खत्म। यह निर्धारित किया गया है कि, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। ठीक है, रेफरिंग टू सेक्शन 60 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट। ये किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, इट हैज बीन determined अंडर सेक्शन, ये लीगल मतलब लीगल कोई भी मैटर लिखने का तरीका है। अंडर सेक्शन को ऐसे लिख देते हैं, अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट। अब आप लोग मुझे इन दो वाक्यों में यहां तक एक्ट दैट के बाद वाला छोड़ दिए, ये तो सामान्य सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब इतने की बात करते हैं। इसमें हमने दो तरीके से अनुवाद किया। पहले हमने क्या कहा कि रेफरिंग, संदर्भ देते हुए, रेफरिंग क्या, सेक्शन 60 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट।
और दूसरे तरीके से हमने कहा इट हैज बीन डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। दोनों में क्या अंतर होगा, दोनों में क्या अंतर होगा और कौन सा सही होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं पहले तरीके से लिखूं जो लगभग लगभग शब्दशः अनुवाद जा रहा है, या मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो शब्दशः अनुवाद नहीं जा रहा है लेकिन भाव पूरी तरीके से वही ले रहा है जो हिंदी में इसका मतलब हुआ। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के तहत संदर्भ देते हुए निर्धारित किया गया है कि तो दोनों ही तरीके सही है, दोनों तरीकों में पहला भी गलत नहीं है दूसरा भी गलत नहीं है, क्योंकि चूंकि ये निर्धारित कर दिया गया है और किसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो जब भी निर्धारित किया जाएगा किसी भी चीज को तो संदर्भ तो किसी न किसी सेक्शन का दिया जाएगा, इसीलिए संदर्भ देते हुए उस शब्द को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यदि हिंदी लिखते वक्त आप मतलब यहाँ पे संदर्भ देते हुए मान लीजिए नहीं लिखा गया रहता, ठीक है, आप ये समझे कि अगर जब हिंदी लिखा जाता तो इसको नहीं लिखा जाता, इसको नहीं लिखा जाता। अगर इसको हम नहीं लिखते फिर आप पढ़िए भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 60 के तहत यह निर्धारित किया जाता है, भारतीय अधिनियम की धारा 60 के तहत संदर्भ देते हुए यह निर्धारित किया जाता है। दोनों में क्या फर्क है, यह निर्धारित किया गया है, दोनों में क्या फर्क है। अल्टीमेटली जो निर्धारण है, जो चीजें डिटरमिन हुई है वह किसके तहत हो रही है, भारतीय अधिनियम की धारा 60 के तहत निर्धारित ये हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 रेफरिंग मैं क्यों छोड़ू संदर्भ को, मैं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा, दोनों में कोई भी अनुवाद गलत नहीं होगा। ठीक है, कि लिखत पर दे स्टाम्प शुल्क वह है जो बॉन्ड पर देय है। बताइए तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ इतना मुश्किल है नहीं जो एकदम से आप लोग शांत हो गए हैं। क्या होगा, द स्टाम्प ड्यूटी पेएबल ऑन ए डॉक्यूमेंट, द स्टाम्प ड्यूटी शुल्क मतलब ड्यूटी हो गया, यहाँ पे चार्ज नहीं होगी। स्टाम्प ड्यूटी पेएबल ऑन ए डॉक्यूमेंट इज क्या है, इज दैट विच इज पेएबल ऑन ए बॉन्ड, इज दैट विच इज पेएबल ऑन ए बॉन्ड, वह है जो बॉन्ड पर पेएबल, बॉन्ड पर दे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा दैट द स्टाम्प ड्यूटी स्टाम्प शुल्क पेएबल ऑन अ डॉक्यूमेंट, पेएबल ऑन ए डॉक्यूमेंट, लिखत डॉक्यूमेंट दस्तावेज लिखत चीज दोनों ही यूज करते हैं लीगल टर्म में, ऑन ए डॉक्यूमेंट इज दैट which is payable on a bond। ठीक है, ये आपका इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अधिनियम में बॉन्ड की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें गवाह द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज शामिल होता है। अब यहाँ पे ये दृष्टावेज लिखा हुआ है तो आप कहेंगे सर आपने तो ये गलत ही लिख दिया, है ना। पर अब ये जो सामग्री मिली, ये सामग्री मैंने तो बनाई नहीं है, ये तो एक आदेश है जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया उठा के, उसमें ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा एक अनुवादक के तौर पे, जिसने लिख दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो मैं उसको बदलने के लिए तो कोर्ट को बोलूंगा नहीं कि भैया बदलो। मैं तो एक एज ए अनुवादक मुझे क्या करना है, जो मुझे मिला मुझे उसका अनुवाद करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि किसी शब्द में त्रुटि है और आपको बिल्कुल आप इसको लेकर के पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि मतलब निश्चित है कि नहीं नहीं ये यही शब्द है, उस त्रुटिवश दृष्टावेज लिखा गया है, तो आप उसको दस्तावेज मान करके अपना अनुवाद करके आगे बढ़ जाइए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अधिनियम में बॉन्ड की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें गवाह द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज शामिल होता है जो आदेश या वाहक को दे। अच्छा, ये थोड़ा आसान वाला पैसेज दिया है मैंने आप लोगों को आज, आप शायद इस चीज को समझ पाए होंगे जो लोग कर रहे हैं कि बाकी जो मैं पैसेज देता हूं उसकी तुलना में ये पैसेज बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से जवाब आना चाहिए। अधिनियम में बॉन्ड की व्याख्या इस प्रकार की गई है, बताइए, इतना ही बताइए।
In the act, a bond is defined. किसने बताया? किसने बताया अभी ये बात? सर, अच्छा मोनम ने, ठीक है, बहुत सही है मोनम, आपने बिल्कुल सही बताया है। हम लोगों के साथ समस्या ये है ना कि हम लोग हमेशा अनुवाद जब करने चलते हैं ना तो हम शब्दशः अनुवाद, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में ना ऐसे भिड़ना है, ऐसे ऐसे ऐसे। हिंदी इधर से चल रही है ना तो इंग्लिश को इधर से चलाइए, इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश इधर से चल रही है ना तो हिंदी को इधर से चलाइए, तो आपको कम मेहनत लगेगी और आपका जो अनुवाद है ना वो आसानी से होगा। ठीक है? Sir, the bond is explained in the act in such a way that The bond has been explained in the act as. ठीक है, ठीक है, सही है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, द एक्ट explains a bond, the act explains a bond, या फिर सर the act defines a bond as। यस खत्म। द एक्ट डिफाइंस। बस इतने में 3-4 शब्दों में आपका यहां से यहां तक ये आपने इसको कर दिया खत्म। द एक्ट एक्सप्लेन्स। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पैसिव वॉइस में है और आप तो एक्टिव वॉइस कर दिए, तो मैं तो कहता हूं कि वॉइस चेंज करना आपके हाथ में है। आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप वॉइस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस चेंज करना एक ऐसा मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से अर्थ नहीं बदलता है। आया ना? आया ना? Yes, sir. क्या वॉइस चेंज करने में अर्थ किसी तरीके से बदलता है? इन एनी केस बदलता है? नहीं बदलता है ना? तो वॉइस चेंज कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि वाक्य के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वॉइस चेंज कर देना उचित रहेगा तो कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो कहा वो गलत बताया, आपने भी सही बताया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो एक चीज जिसको हम प्रिसीजन बोलते हैं उसको भी हमें ध्यान रखना है, विदाउट impacting or affecting the meaning of the passage or without omitting any important term, especially legal term। ठीक है? The act explains the bond as या the act defines the bond as, दोनों सही है, दोनों कह सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि बॉन्ड एक क्या बोल सकते हैं, एक टर्म है, तो टर्म हमेशा एक्सप्लेन ना होकर डिफाइन किया जाता है। क्या है? इसमें गवाह द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज शामिल होता है जो आदेश या वाहक को देय नहीं होता है, जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे को पैसा देने के लिए खुद को बाध्य करता है। 3 बार कॉमा लगा। बताइए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए आप लोग, जिन्होंने बनाया है वो बताएं, नहीं बनाया वो लोग भी बताएं। अब आपने ये जो पूरा पहला पार्ट बना दिया कि द एक्ट डिफाइंस द बॉन्ड एज व्हाट? एज व्हाट? as there is as what? in which As, sir, a as a verified conviction, sir. document is attached. As what? As a document। भाई वो डॉक्यूमेंट है ना, उसके बाद जो भी है वो है। एज ए व्हाट? एज ए डॉक्यूमेंट। सेंटेंस का प्रवाह देखो ना कि द एक्ट डिफाइंस द बॉन्ड एज अ डॉक्यूमेंट। अब कौन सा डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय अ विटनेस। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय अ विटनेस, गवाह द्वारा सत्यापित एक दस्तावेज। ठीक है? अब वेरीफाइड बाय अ विटनेस के बाद क्या आया अगला पार्ट कि जो ये बॉन्ड जो ये दस्तावेज है विच इज वेरीफाइड बाय अ विटनेस, इसमें क्या है? जो आदेश या वाहक को देय नहीं होता है, विच इज नॉट पेएबल टू द ऑर्डर, और वाहक को क्या बोलेंगे? sir बियरर। लगता है कि आप लोग नोट नहीं देखते हैं क्या?
अच्छा, वहां पे धारक शब्द लिखा था, इसीलिए आप लोगों को वाहक में कंफ्यूजन हो रहा है। मैं धारक को 100 रुपये वचन देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। पढ़ा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा है? Yes, sir. मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, Yes, sir. रुपया पे लिखा था नोट पे। हाँ बिल्कुल। अब यहां तक हो गया खत्म बात। आगे, जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे को पैसे देने के लिए खुद को बाध्य करता है। अंडर विच, जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे को पैसे देने के लिए खुद को बाध्य करता है। वन पर्सन ऑब्लिगेट्स हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, बाध्य करता है। ठीक है, ये आपका बाउंड होगा सर, यहाँ बाउंड। कंपेल। नहीं, कंपेल नहीं होगा। फोर्स हो सकता है सर। फोर्स भी नहीं होगा। इसके लिए शब्द सही ऑब्लिगेट्स ही है। आप इसका अर्थ समझिए ना कि जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? बॉन्ड इज एन ऑब्लिगेशन। बॉन्ड इज एन ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट कंपल्सन। इज इट अ कंपल्सन? नो सर। इज बॉन्ड अ कंपल्सन? नो, बॉन्ड इज एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंपल्सन, भाई आप तो वैसे भी इन जनरल बॉन्ड समझ रहे हैं ना, तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कंपल्सन तो नहीं होता है ना। बॉन्ड एक ऑब्लिगेशन होता है, बाध्यता होती है, बट वो बाध्यता मजबूरी नहीं होती है। दोनों में अंतर है ना, बाध्यता और मजबूरी में अंतर है। बाध्यता लीगल होती है, मजबूरी जनरल होती है। मतलब बाध्यता जनरल भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बाध्यता केवल लीगल होती है, लेकिन मजबूरी लीगल कम होती है। लीगल शब्द में मजबूरी का कहीं कोई मतलब नहीं है। मजबूरी शब्द ही इस कॉन्टेक्स्ट में इलीगल है, इसीलिए बाध्यता शब्द को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये नहीं कहा कि पैसे देने के लिए खुद को मजबूर करता है। ठीक है, द एक्ट, हाँ, इस दस्तावेज के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, बस इतना बताइए, की तक। It is clear from the analysis of this document that It is clear from the analysis of this document, पहला it is evident, evident शब्द भी स्पष्ट के लिए प्रयोग लीगल टर्म में किया था। It is evident from the documents apostrophe s analysis that यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ने, देखिए लंबा सेंटेंस होने से बहुत बड़ी समस्या हो ऐसा नहीं है, क्योंकि लंबे सेंटेंस में सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो यदि आप सेंटेंस को फ्रैगमेंटाइज करने में यदि आप सक्सेस हो गए प्रॉपर तरीके से, तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लें। ठीक है, और जैसे मैं जब आप लोगों के साथ ऑन स्क्रीन इंग्लिश से हिंदी करता हूं, तो कई बार मैं भी इंग्लिश से हिंदी में थोड़ा चक्कर खाया था, लेकिन हिंदी से इंग्लिश में तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, सारी चीजें स्पष्ट समझ में आ रही है। और मीनिंग इसमें ऐसा कोई शब्द अभी तक तो नहीं आया जिसकी मीनिंग बहुत दुरू हो, बहुत मुश्किल हो, बहुत कठिन हो, जो हम न जानते हैं। इस दस्तावेज की विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ने दूसरे को धन भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य किया है, और यह आदेश या वाहक को देय नहीं है। बताइए, ये वही चीज है, वही बात है, थोड़ा सा उसको उसी बात को ट्विस्ट करके बोला गया। यह एक ऐसा साधन है, ये तो एकदम एक एक मतलब बिल्कुल अलग अलग है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। यह एक ऐसा साधन है, बनाना है आपको इसका अनुवाद, पहले आपने बना दिया, इस दस्तावेज के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। यह एक ऐसा साधन है, क्या बनाएंगे? It is an instrument. It It is a medium. it is such a source. It is a medium हो सकता है। It is a means. Yes. It is a means, यह एक साधन है, ठीक है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ने दूसरे को धन भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य किया है। Through which one person has फिर वहां से वही obligates हो जाएगा, obligates himself to pay money to another. हाँ, and
Sir, And it is not payable. It is not payable to Order or it is bearer. order payable or to the bearer. order or bearer. bearer. खत्म बात। ये इतना ही आसान है। आप लोग समझें कि भले ही सेंटेंस देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि ये 3.5 पंक्तियों का बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन ये इतना ही आसान है। कैसे आसान हुआ? हमने इसको तोड़ा, 1, ठीक है, 2 और 3 भाग में तोड़ दिया, इनफैक्ट 4। ये हमारा पहला भाग हुआ 1, ये दूसरा भाग हुआ। यह एक ऐसा साधन इंटीजर मीन्स बाय विच आपने यहाँ डिपोजिशन गलत प्रयोग किया ऋतुराज, बाय विच होता है, थ्रू विच नहीं। सर थ्रू विच हो सकता है? नहीं, यहाँ बाय विच, ठीक है, बाय विच। और फिर आपने, तो ये हो गया दूसरा पार्ट, और फिर तीसरा पार्ट यहां तक, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ने दूसरे को धन भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य किया है। बाय विच वन पर्सन हैज ऑब्लिगेटेड हिमसेल्फ या बाउंड हिमसेल्फ, नॉट कंपेल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ऑब्लिगेटेड और बाउंड ये दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं। हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर एंड इट इज नॉट पेएबल टू ऑर्डर और बियरर। मतलब आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज को गवाह द्वारा सत्यापित होने की स्थिति को केवल दस्तावेज देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है, पहला, और इसके सत्यापन से संबंधित साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता। बताइए, यहां थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्विस्ट है। The condition for the verification of the document by witness is Very only good. determined after बस looking at the document. इतना रुकिए। क्या बोला आपने? द कंडीशन। अच्छा, Yes, आप sir. मुझे बात बताइए, आप लोग, यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न उठता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड सिचुएशन? सिचुएशन मतलब परिस्थिति, कंडीशन मतलब शर्त। सर कंडीशन मतलब कोई मतलब एप्रोप्रिएट आपको रेस्ट्रिक्शन दिया है, उस रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही आपको परफॉर्म करना होगा, और सिचुएशन मतलब परिस्थिति अनुसार। So many times we use the word condition for शर्त also, terms and conditions, नियम एवं शर्तें। जी सर। Although a word has मतलब may have many meanings, जैसा कि अंग्रेजी में होता है, हम जानते हैं, काम अंग्रेजी बहुत सारे एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थों के काम चलाती रहती है। तो although it has lot many meanings, still अगर कंडीशन को हम देखें तो ये इसका इंक्लिनेशन उस तरफ ज्यादा है, जैसे अभी रश्मि ने कहा कंडीशन। तो कंडीशन के लिए एक बड़ा अच्छा हिंदी शब्द हम प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे स्थिति परिस्थिति किसी ने कहा ना, तो वैसे एक शब्द इसके लिए आता है दशा। कैन वी यूज सिचुएशन फॉर दशा? नहीं सर। नहीं सर, मतलब मैं No, sir. सहमत नहीं हूँ। है ना, जब स्थिति हम कहते हैं तो हम कई बार कंडीशन और सिचुएशन दोनों ले आते हैं स्थिति, और जैसे ही मैंने स्थिति को दशा कह दिया तो कंडीशन के लिए स्थिति दशा दोनों प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दशा में सिचुएशन को हम नहीं फिट बना सकते। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो स्थिति है, इट इज नॉट कंडीशन, इट इज व्हाट, इट इज अ सिचुएशन। ये एक सिचुएशन है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, हाँ सर पोजीशन स्थिति के लिए हो सकता है क्या? ये हो सकता है। हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, अगेन कॉन्टेक्स्ट की बात हो जाती है। ठीक है, तो अब पोजीशन जो है वो फिजिकल स्थिति को हम बोलते हैं सामान्य तौर पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, दस्तावेज को गवाह द्वारा सत्यापित होने की स्थिति को केवल दस्तावेज देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम कहाँ से, तो मतलब कहाँ से शुरू करेंगे? यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से हम शुरू करेंगे। द सिचुएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट,
यहां से शुरू किया हमने, द सिचुएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बीइंग वेरीफाइड या टू बी वेरीफाइड बाय अ विटनेस, ठीक है, बीइंग वेरीफाइड या टू बी वेरीफाइड बाय अ विटनेस। तो इससे आपका क्या हो गया, ये आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कैन ओनली बी डिटरमिन्ड, केवल निर्धारित किया जा सकता है, बाय लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज को देखकर ही हम इसे निर्धारित कर सकते हैं। मतलब द सिचुएशन हेलो यस सर। ऑफ द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की स्थिति, द सिचुएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन the situation of document to be verified, जिसका सत्यापन होना है, to be verified या being verified by a witness can only be determined by looking at the document। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। लुकिंग एट जगह पे इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। हाँ जी, लुकिंग एट के जगह पे इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। इंस्पेक्शन जी सर, जांच पड़ताल करके। नहीं, इंस्पेक्शन तो आपका उससे ज्यादा वेरीफाइंग उससे ज्यादा अच्छा यूज लग रहा है। इंस्पेक्शन तो जो है वो निरीक्षण होता है। अच्छा। बाय लुकिंग एट द डॉक्यूमेंट, बाय देखकर कि- व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, व्यूइंग बोल सकते हैं आप, VIEWING, व्यूइंग बोल सकते हैं, लुकिंग एट। हाँ, ये स्थिति का जैसे आपने सिचुएशन किया है, वैसे हम लोग पढ़ते हैं स्टेटस क्यू, बोलते हैं उसको यथा स्थिति। तो अगर यहाँ स्थिति है तो स्टेटस नहीं कर सकते। the status of the document being verified by a witness, the status of the document कर सकते हैं, status can be used, status seems more appropriate than situation here, document का status ज्यादा appropriate, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया, and evidence and हाँ, ये हो गया एंड। उसके बाद इसके सत्यापन से संबंधित साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता। क्या होगा, एंड इसके सत्यापन से संबंधित साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो एंड द एविडेंस evidence related to its verification cannot be mentioned। verification है ना? हाँ, तो अब cannot चूंकि be ये described। बिल्कुल तीसरा जो पार्ट है, इसमें इसकी शुरुआत हमने कहां से किया, साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो इसके सत्यापन से संबंधित साक्ष्य, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा एक पार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, का उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए द एविडेंस रिलेटेड टू इट्स वेरिफिकेशन कैन नॉट बी मेंशन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज के निचले हिस्से में डब्लू से चिंतामून, जेना, मिरिया, बाजार, कटक के अक्षर और शब्द पाए जाते हैं। ये क्या था, मुझे भी समझ में नहीं आया, आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। तो आपने इसका क्या बनाया, मुझे भी एक्चुअली एक ये मतलब रियल ऑर्डर है और इसमें ये है। अभी इसका मतलब क्या है पता नहीं, क्या करेंगे आप? At the bottom of the document, एड्रेस लग रहा है सर, हाँ, एड्रेस लग रहा है सर, एड्रेस लग रहा है सर। ये एड्रेस तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मैं इसको जब बनाया तो मैं चाहता तो इसको हटा भी सकता था, हटा के दे देता आपको, पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। कुछ नहीं करना, अगर इस तरीके से कुछ आ रहा है ना तो सिंपली मान लीजिए कि अगर आ ही गया तो क्या करेंगे आप। वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा, ना की संभावना है, पर जस्ट एक स्थिति ऐसी हो सकती है करके मैंने इसको रख लिया। तो अगर कुछ ऐसा आता है तो आप इसको चुपचाप आंख बंद करके ट्रांसलिटरेट करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है,
बाकी दस्तावेज के निचले हिस्से में At the In bottom the of the notes of document. the Lord's so and so letters and words are mentioned, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ W by का अर्थ यह हो सकता है कि दस्तावेज उनके द्वारा लिखा गया हो या उनके द्वारा देखा गया हो। यहाँ W by का अर्थ यह हो सकता है कि दस्तावेज उनके द्वारा लिखा गया हो या उनके द्वारा देखा गया हो। सर ये मुझे लग रहा है ऊपर वाला जो सेंटेंस है जिसमें W से कर दिया है वो W बाय होगा, तो रिटन बाय चिंतामन चेना, और फिर वो उनका एड्रेस फिर ये उनका एड्रेस हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका W बाय से चिंतामन जेना मेरिया बाजार कटक, ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। W by means written by। हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए कह रहा है कि W बाय का अर्थ यह हो सकता है कि दस्तावेज उनके द्वारा लिखा गया हो या उनके द्वारा देखा गया। Here the meaning of the W by is that हाँ, तो इसको बेहतर आप, हाँ, इसको बेहतर ऐसे लिखें कि द मीनिंग, हाँ, हेयर को आप हेयर से शुरू ना करें, द मीनिंग ऑफ W बाय हेयर। सर यहाँ पे ट्रांसलिटेशन नहीं हुआ W by का, में वो नेम है। may give meaning that the document was either written by them or उनके द्वारा, है ना, तो either written by them or seen by them, ठीक है, या तो उनके द्वारा लिखा गया है या उनके द्वारा देखा गया है, ठीक है। इन दो संभावित विकल्पों में से जो निष्पादकों के लिए अधिक अनुकूल है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सर, हाँ सर लास्ट सेंटेंस था उसको सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? The meaning of the W by can be that the document has been written by him or can be viewed by him। हाँ ठीक है, कैन बी व्यूड बाय हिम, बिल्कुल कर सकते हैं। सर परस्यूड मतलब भी होता है वही ना, देखना या अवलोकन करना, परस्यूड। देखिए परस्यूड नहीं, परस्यूड यहाँ पे उतना उचित नहीं रहेगा, व्यूड और सीन दोनों लिख सकते हैं। परस्यूड थोड़ा सा, परस्यूड की मीनिंग थोड़ी अलग हो जाती है, फॉलो करना हो जाएगा सर उसका। तो वेटिंग भी नहीं बोला जाता। तो बाय देम को दो बार ना लिख के आइदर रिटन और सीन बाय देम एक बार नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस इस तरह से रहता कि दस्तावेज उनके द्वारा लिखा या देखा गया हो, दस्तावेज उनके द्वारा लिखा या देखा गया हो, तो उस तरह का अनुवाद जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा एक्चुअली क्या दिक्कत क्या होता है, लीगल अनुवाद में समस्या क्या होती है कि लीगल अनुवाद में ना ऐसी किसी भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए जिससे किंचित भर भी, थोड़ा सा भी ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की संभावना, थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट जहां हो, मतलब अर्थ का, मतलब उसको पढ़ के कोई अलग तरीके से इंटरप्रेट करके और अलग तरीके से प्रेजेंट कर दे जो उसका एक्चुअली मीनिंग ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका अनुवाद। इसीलिए अनुवाद में हमेशा इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि जितना हो सके आप उन सारी बातों को रखें जो आपकी गिवन पैसेज में दिया हुआ है, उन सारी बातों को रखें। ओके सर। हाँ, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इन दो संभावित विकल्पों में से जो निष्पादकों के लिए अधिक अनुकूल है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो फ्रॉम दीज टू पॉसिबल ऑप्शंस, मतलब इन दो संभावित, आउट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ दिस टू पॉसिबल ऑप्शन, टू पॉसिबल
ऑप्शंस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शंस which is more suitable. the one which is more favorable, कहना ज्यादा यहाँ पे उचित रहेगा, favorable for the executors should be given priority, हाँ प्रायोरिटी। तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दस्तावेज से भी कर सकते हैं क्या? तो लेखक का नाम होने से यह नहीं सिद्ध होता कि दस्तावेज को किसी गवाह के द्वारा सत्यापित किया गया है, या केवल लेखक का प्रमाण पत्र हो सकता है कि दस्तावेज उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो अब दस्तावेज में लिखित विकल्प के तहत केवल लेखक का नाम होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि तो यहां से आप इसको तोड़ेंगे। अब यहां से पहले इतने का बनाइए, कहां से शुरू करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये केवल लेखक का नाम नहीं होने से, केवल लेखक का नाम नहीं होने से, तो क्या केवल के लिए, केवल लेखक का नाम नहीं होने से एब्सेंस ऑफ द राइटर्स नेम अंडर द लिखित विकल्प के तहत, अंडर द रिटेन ऑप्शन इन डॉक्यूमेंट, तो ये क्या किया आपने यहां तक इसको क्लियर कर लिया। डॉक्यूमेंट यह नहीं सिद्ध होता, इट इज नॉट प्रूफ्ड दैट दस्तावेज को किसी गवाह द्वारा सत्यापित किया गया है। द डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड by any witness। बताइए, mere absence of the writer's name under the written option in document, it is not proof that the document is verified by any witness। आगे, यह केवल लेखक का प्रमाण पत्र हो सकता है। It can only be the certificate of the writer that the document has been written by him, या the document was आ चुकी है, the document was written by him। खत्म। सर ये वाला लाइन एक बार फिर से बोलिए ना। कौन सा? इट पहला वाला? कैन, हाँ, इट कैन ओनली बी द सर्टिफिकेट। सर लास्ट लाइन में जो केवल लेखक के प्रमाण पत्र हो सकता है, इट कैन बी ओनली द सर्टिफिकेट ऑफ द राइटर, और जो दस्तावेज के इट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज पहले भी आ चुका है। कैसे करके बताइए। नहीं, ये तो भूल के मत करना, ना, अभी मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। दस्तावेज अगर इसने 2 बार लिखा है तो आप 2 बार लिखेंगे, इसने 3 बार लिखा आप 3 बार लिखेंगे, इसने 5 बार लिखा आप 5 बार लिखेंगे। इट का प्रयोग करेंगे तो वो इट किसके लिए प्रयोग कर लेगा वकील, आपको पता ही नहीं चलेगा। आगे हाई कोर्ट में वो इट का मतलब फिर पता नहीं क्या क्या, इट से क्या क्या जुड़ जाएगा उसमें। सेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं सर। हाँ, द सेट डॉक्यूमेंट्स, द सेट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन द सेट डॉक्यूमेंट मतलब उक्त दस्तावेज। तो उक्त मुझे क्यों लगाना है जब दस्तावेज दिया हुआ है, तो क्या आवश्यक, कोई जरूरत नहीं है। सेट का सेट लगाइए, मतलब डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट लगाइए। यानी कि यहाँ पे नॉन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल नॉन का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप लिख नहीं रहे, मतलब यू आर नॉट डिक्टेटिंग दिस जजमेंट, यू आर नॉट गिविंग डिक्टेशन। आप डिक्टेशन दें, आप नाउन का प्रोनाउन करिए, प्रोनाउन का प्रयोग करिए, एडजेक्टिव आपकी इच्छा, आप जो करिए। पर जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो अनुवाद में अगर नाउन का प्रयोग है तो नाउन का प्रयोग करिए, प्रोनाउन का प्रयोग है तो प्रोनाउन का प्रयोग करिए। ठीक है,
आपको जजमेंट की भाषा नहीं सुधारनी है, आपको जजमेंट को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है. दैट इज योर जॉब, नॉट टू improve the language, just to present the language or present the judgment in another language. That's it. Whereas in क्या बोलते हैं ये मतलब अदर नेचर ऑफ जो जनरल नेचर के ट्रांसलेशन होते हैं, इन दैट यू कैन डू थोड़ा बहुत, आप है ना इंप्रूव कर सकते हैं भाषा को, चाहे तो थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं, यू कैन टेक लिबर्टी ऑफ दैट, बट हियर यू कैन नॉट, है ना. आगे बढ़ते हैं. चूंकि दस्तावेज के नीचे लिखा गया नाम है और गवाह के हस्ताक्षर शीर्ष पर नहीं है, यह स्पष्ट है कि दस्तावेज को किसी गवाह द्वारा सत्यापित नहीं किया गया. As a name is written, since the name is written at the bottom and the signature of the witness, there is no signature of the witness and there is no signature of the witness, मतलब थोड़ा At the top. completion में जाएगा ना. there is no signature of the witness at on the top, sir. शीर्ष पर. on the top, comma, it is clear that it is It is evident clear that that the document was not verified by any witness. ये मतलब मेरे को इतना आसान लग रहा है हिंदी से इंग्लिश करना, मतलब अब मुझे लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे पता नहीं, पर ये रेदर मतलब कंपैरेटिवली ये आपको हमेशा लगेगा कि हिंदी से इंग्लिश जब आप कर रहे हैं तो आपको आसान लगेगा. बस अब दिक्कत क्या है कि इसे बंधनकारी नहीं माना जाता है. तो बंधनकारी का मतलब क्या होगा, मुहर का मतलब क्या होगा? मोहर तो सील हो गया सर. बंधनकारी काम भी हो सकता है सर. ऑब्लिगेटरी हो जाएगा सर, बंधनकारी का ऑब्लिगेटरी हो जाएगा सर. देखिए मतलब बाइंडिंग. वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं, हमको भी नहीं पता, आपको पता है. हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है. ऑब्लिगेटरी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा, हो सकता है. इसलिए दस्तावेज को बंधनकारी नहीं माना जाता है. Therefore, भाई 400 से अधिक लीगल टर्म्स का तो हम लोगों ने डेली अनुवाद मैराथन में अभ्यास कर लिया है. जो हम और शाम में जो लीगल टर्म्स का जो चल रहा है 8 बजे सेशन, उसमें जो कर रहे हैं वो तो अलग है और बाकी है. तो इतना सारा जो हमने अभ्यास किया लीगल टर्म्स का, ये कहाँ जाएगा? ये तो ऐसे तो आएगा ना जैसे आप अभी ऑब्लिगेटरी बता रहे हैं, बाइंडिंग बता रहे हैं और सारे. इसलिए दस्तावेज को बंधनकारी नहीं माना जाता है. एक शब्द हिंदी में आता है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंदी का आप लोगों को आज मुश्किल वाला पैसेज कराने के चक्कर में था, मतलब इतना मुश्किल कि आपको एक्चुअली चक्कर आ जाते, मतलब शब्दों को देख करके आपको लगता है कि ये शब्द कौन सी डिक्शनरी से हिंदी की उठा करके लाए हैं सर, पता नहीं चलता. ऐसा पैसेज है, पर आज चूंकि पहला हिंदी से इंग्लिश हम लोग कर रहे थे ऑन स्क्रीन, तो इसलिए मैं थोड़ा आसान वाला आपको दिया हूँ. अगला जब हम हिंदी से इंग्लिश करेंगे ना, आई कैन वेट कि आप में से आधे लोग सर पकड़ लेंगे उसने कि सर ये क्या सब. लेकिन आप यकीन माने कि दैट इज अ मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि एकदम टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द हिंदी लीगल हिंदी लैंग्वेज, लेकिन टॉप मोस्ट नहीं तो एकदम अपर साइड का वो वर्ड्स हैं जिनको आप जब देखेंगे तो आप एकदम चक्कर में आ जाएंगे. क्या है ये, मतलब आप पता भी नहीं कर. जैसे एक शब्द यहाँ पे मैंने डाला है, ये तो हालांकि मैंने पहले क्लासेस में चर्चा करी थी, जो साथी हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नए लोग होंगे उनको ये चीज एकदम से समझ में आएगी क्या है. सर न्यूनेस होगा क्या? हाँ, न्यूनेस आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विथ न्यू. नया तो इसमें कहीं है ही नहीं, नेस्ट में नया तो कहीं है ही नहीं, बस देखने के लिए ही है. वर्ड नहीं आया सर. हाँ, वर्ड नहीं. से वर्ड क्या सर एडजर्न बोला तो नहीं है सर? एडजर्न मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलता हूँ आपको. असाइंड है सर. हाँ, वंदना जी सही आई है, वंदना जी ने सही बताया. इट मीन्स द वर्क असाइन्ड टू हिम, है ना, द वर्क असाइन्ड टू हिम. इसका अंग्रेजी होता है, इसके लिए अंग्रेजी शब्द एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड जो है उसको कहते हैं इंटरेस्ट. क्या बोलते हैं?
इन ट्रस्ट, ठीक है। तो ये तो कुछ कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो एकदम आपके मतलब दिमाग को ना 360 डिग्री एंगल पे घुमा देंगे। तो ऐसा एक अच्छा खासा, एक नहीं, दो तीन पैसेज है हिंदी वाले, हिंदी से इंग्लिश करने वाले, तो उसको हम लोग अगले सेशन में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, पर बंधनकारी यहाँ पे बाइंडिंग हो गया, तो बताइए इसलिए दस्तावेज को बंधनकारी नहीं माना जाता है। देयरफॉर द डॉक्यूमेंट इज नॉट बाइंडिंग एंड केवल अन्न की मुहर जो दस्तावेज पर चिपकाई गई है एंड ओनली द सील affixed on the document। अब अन्न की मुहर, अब यहाँ अन्न की मुहर ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर रबर उनको क्या सीरियल रबर सील होगा क्या? अच्छा, रबर सील, हाँ सर, लेकिन अन्न का सील ऑफ फूड तो रबर का तो रबर ही होता है। हाँ ये। रबर की मुहर होती है। अन्न क्यों हो रहा है पता नहीं, तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं। हम ऐसे मान के चलते हैं अन्न की मुहर जो दस्तावेज में चिपकाई गई, देयरफॉर द सील, है ना, वो सील अन्न की हो चाहे जल की हो, जो भी हो, हम सील मान के चलते हैं। द सील अफिक्स्ड, चिपकाई गई है, अफिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, on the document is sufficient to मान्यता देने के लिए क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज। हाँ, इज सफिशियंट। अच्छा, इज सफिशियंट की बजाय यदि हम ये बोले, क्योंकि मानी जाती है, कह रहा है मानी जाती है, सफिशियंट है नहीं, ऐसा नहीं कि सब पर्याप्त है बोलता तो इज सफिशिएंट। कंसीडर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छा शब्द आता है माने जाने के लिए, जिसको बोलते हैं डीम्ड टू बी सफिशिएंट, इज डीम्ड टू बी सफिशिएंट फॉर इट्स रिकॉग्निशन, ठीक है। कंसीडर्ड, देखिए कंसीडर्ड भी ठीक है, बोल सकते हैं इज कंसीडर्ड टू बी सफिशिएंट, लेकिन अगेन वही बात आती है कि अब वो जब लीगल टर्म में हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें डीम्ड टू बी सफिशिएंट बोलना ज्यादा, क्योंकि ये भाई कानून हमारे विचारों पे तो नहीं चलता ना, है ना। तो वैसे में तो सर ये एफिक्स जो लगा है चिपकाने के लिए, तो मोहर को तो चिपकाते नहीं है, मोहर तो मारा जाता है, तो उस सेंस तो ये भी सर नहीं दे रहा है यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं? नहीं, यहाँ पे अब जो बोल रहा है ना, केवल अन्न की मुहर जो दस्तावेज पर चिपकाई गई है, सील लगाई गई है, आपको नहीं, एक मिनट, वही है। इसका क्वेश्चन था कि मोहर मारा जाता मोहर है, लगाई चिपकाया नहीं गई। जाता है। विजय जी का सर, विजय जी, मोहर, जी सर। तो यहाँ तो वो लिखता है ना कि मोहर जो दस्तावेज पर चिपकाई गई, लगाई गई है, मोहर तो लगाया जाता है। जी, तो चिपकाना और लगाना में अंतर है। एक्चुअली चिपकाने की बात हो रही है, वो चिपकाया ही गया है, लगाया नहीं गया है। वो मोहर जो यहाँ पे मुहर के लिए स्टाम्प नहीं हो सकता सर? हाँ जी, मुहर के लिए स्टाम्प नहीं हो सकता यहाँ पे? फिर वो वाला स्टैंप हो जाएगा सर जो लगाया जाता है, यहाँ वो वाला सील वाला चिपकाया जाने वाला है। यहाँ सील जो है, यहाँ सील की बात की जा रही है। सील जो दस्तावेज पर चिपकाई गया है, एक्चुअली चिपकाया ही गया है, इसीलिए अफिक्स्ड। जी, अच्छा, चिपकाने वाला भी है। इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी है अन्न की मुहर, अन्न की मुहर को चिपकाते ही है। अन्न की मुहर जो है वो अब या तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अन्न की मुहर सीरियल्स तो नहीं है सर, होगा, ये सीरियल वाला अन तो नहीं है, अन ऑन तो सीरियल वाला हो जाता है। सीरियल वाला सीरियल्स जो होता है, क्या है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है सर, छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं, चलेगा। मतलब आपका ले दे के मतलब समझ में आ रहा है, द सील अफिक्स्ड, अब वो सील जिसकी भी हो, ठीक है ना, उससे आपके ओवरऑल जो मीनिंग है उसमें कोई ज्यादा अंतर उतने से नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खत्म ही हो गया। तो ये जो है पूरा आपका लगभग 300 वर्ड्स का ये पूरा पैसेज था, जिसका हम लोग अनुवाद किया, बहुत सारी नई चीजें हमने इसमें सीखी, तो ठीक है। क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का इस आज के लीगल पैसेज से, जो हमने हिंदी से, मेरे ख्याल से हिंदी से इंग्लिश हमने पहला किया है। ज्यादातर मैं तो फोकस करता हूँ इंग्लिश से
इंग्लिश से हिंदी पे। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश से हिंदी करना ज्यादा मुश्किल है। जी सर, थोड़ा सा हिंदी शब्द नहीं आ पाता है। इसलिए जरूर मैंने पहला हिंदी से इंग्लिश किया। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? क्या हो गया ज्योति जी? सो गई थी क्या? ऐसा अभी जग रही है आप, लग रहा है, मतलब आपकी इमोजी से लग रहा है। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? सर काफी अच्छा है। हाँ। सर आप जब बनाते हैं ट्रांसलेशन तो मतलब हम जो बनाए रहते हैं उससे मतलब अब जैसे एक मतलब जो वाक्य था जहाँ पे वो प्रूफ करने वाला था, तो मैंने जो बनाया तो स्टार्टिंग किया था इट इज प्रूफ से। लेकिन आपने जो बनाया वो था कि जो उसमें उसका नाम लिखा हुआ था कि राइटर्स नेम मेंशन था वहां से, तो वो जब हम देखते हैं तो वहां फिर हमारा दिमाग खुलता है कि हम इसे ऐसे बना सकते हैं। वैसे एग्जैक्टली बहुत सारी आपके लिए बिल्कुल सही बात है ऋतुराज जी। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना कि वेयर टू स्टार्ट, अगर ये आपने पकड़ लिया ना, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया ना, तो आपका अनुवाद बहुत, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट मीन्स आइदर इट मे बी सब्जेक्ट, इट मे बी समटाइम्स ऑब्जेक्ट एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, कि वहां से हमें सेंटेंस को उठाना है। तो क्या है कि सब्जेक्ट का जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ, क्या बना हुआ है, एक शब्द या दो शब्द। हमने सोचा नहीं कि सब्जेक्ट कभी इतना लंबा भी हो सकता है, बट यस होता है। कई बार इतना लंबा सब्जेक्ट होता है। जैसे बीच में एक बार विजय पूछ रहे थे कि सर कैसे पता लगे कि उल्टा कहां से करें? कभी आप आखिरी से उल्टा करते हैं, कभी बीच में से पलट देते हैं, कभी 2/3 के बाद उल्टा कर देते हैं, ऐसा कैसे पता लगे? तो ऐसा इस तरीके से पता लगेगा कि आप देखें कि देखिए किसी भी सेंटेंस में 3 पार्ट होता है मेजरली। एक आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश की यदि हम बात करें तो, दूसरा वर्ब, और उसके बाद में बाकी ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट को लिखना है। अब मान लीजिए इतना लंबा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ रहा है या ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, तो पूरे सब्जेक्ट को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हमने कहा कि विश्वविद्यालय की यह किताब बहुत प्रचलित है, ठीक है, बहुत प्रचलित है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। दिस बुक ऑफ द यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस, या दिस यूनिवर्सिटीज बुक इज वेरी फेमस। तो इसमें हमने एक बार उल्टा किया, दूसरी बार नहीं किया, एपोस्ट्रोफी लगा के हमने काम चला लिया। लेकिन हर जगह एपोस्ट्रोफी लगा के काम तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि हर जगह का के की ही प्रीपोजिशन हो, जरूरी नहीं है। और जरूरी नहीं कि दो तीन शब्दों का ही आपका सब्जेक्ट हो। कई बार तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक एकदम इतना लंबा आ जाता है। तो वहां पहले क्या करेंगे, आपने सब्जेक्ट को पहचाना, सब्जेक्ट को पलट दीजिए, यहां से शुरू कीजिए, फिर है ना वर्ड प्रीपोजिशन, वर्ड प्रीपोजिशन, वर्ड प्रीपोजिशन, वर्ड प्रीपोजिशन, ये पूरा पलट जाएगा। और वो क्योंकि ये भाषा की शैली ही वैसी है, कंपोजिशन ही वैसा है। ऐसा नहीं कि इसमें आप कोई कलाकारी और मैं कोई कलाकारी कर रहा हूं। इट इज रिटन इन दैट वे ओनली, ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो आपने पलट दिया, पलट के अब आपका सब्जेक्ट बन गया। फिर क्या आएगा, फिर अगर आप इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब, अब उसके बाद वर्ब है जो आना चाहिए, लेकिन वर्ब तो नहीं आएगा, वर्ब को तो आखिरी में जाना है, तो वर्ब को निकाल के हटा दीजिए, साइड कीजिए। और साइड करने के बाद बाकी जो ऑब्जेक्ट के का जो पार्ट है उसको फिर पलट दीजिए, और फिर पलट करके रखते जाइए, और लास्ट में फिर वर्ब को लाकर रख दीजिए, खत्म। मतलब जब आप अंग्रेजी से हिंदी में कर रहे हैं, तो उल्टा हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो जब हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो वर्ब को पीछे से उठा करके बीच में लाना है, फिट करना है, और ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके लास्ट में ले जाना है और पलट देना है। पलट क्यों देना है? आप बोलो सर पलट देने का मतलब क्या है? क्योंकि जो प्रीपोजिशन है हिंदी में शब्द मतलब संज्ञा के बाद लगते हैं, या जो शब्द है उसके बाद लगते हैं, जबकि अंग्रेजी में उसके पहले लगते हैं। तो अंग्रेजी में पहले लगता है और हिंदी में बाद में लगता है, इसलिए उसको पलट देना है। तो इसीलिए अंग्रेजी जैसे लिखते हैं, हिंदी उसकी उल्टा चलती है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो जी सर, उल्टा हो जाता है अंग्रेजी। बाकी एग्जाम्पल तो मैंने आपको बहुत सारे दिए, और भी दिए मैं। मामले का उद्भेदन के लिए हम बोल सकते हैं एक्सपोज बोल सकते हैं, एक्सपोज बोल सकते हैं,
रिवील ऑफ द केस या एक्सपोजर ऑफ द केस? हाँ, एक्सपोजर बोल सकते हैं उद्भेदन के लिए। वेधन, एक्सपोजर बोल सकते हैं। पूरा सेंटेंस बताएंगे अगर तो थोड़ा और कोई और तब तक वर्ड दिमाग में आ जाए। नहीं सर, ऐसे ही मन में आ गया था तो सोचे पूछ लेते हैं। हाँ, तो क्या निकला उद्भेदन का? एक्सपोज बोल सकते हैं, एक्सपोज बोल सकते हैं, और रिवील बोल सकते हैं सर, रिवील, रिवील ऑफ द केस, रिवील, रिवील। रिवील, एक्सपोजर सर बेस्ट लग रहा है। इरप्शन तो वंदना जी मुझे बहुत, मतलब मैंने देखा नहीं है, कम देखा है ऐसा यूज होती हुई इरप्शन से, पर हो सकता है, देख लेंगे एक बार, उद्भेदन शब्द देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जो है आज के इस सेशन के पे खत्म करेंगे। आज के बाद अगला सेशन हमारा जब भी हम करेंगे शेड्यूल, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा ये वीकेंड तक थोड़ी सी मतलब कुछ कुछ चीजें थोड़ी आपको लग रही होंगी कि सर थोड़ा कम एक्टिव हैं या थोड़ी सी कम चीजें, तो कुछ है जिसकी वजह से ये चीजें चल रही हैं, पर एनीवे रेगुलर क्लासेस जो है वो तो चलती ही रहेंगी। 8 बजे का आप लोग डेली का सेशन जरूर करें और इसे और इंटेंसिव कर दें। दैट सेशन विल लिटरली हेल्प यू। जो रात के 8 बजे का सेशन होता है वो निश्चित तौर पे करें। गौरव है सेशन में, अभी गौरव है, तो विजय जी आपका इंटरव्यू कब है ESIC का? 4 तारीख को। अच्छा, 4 तारीख को। ठीक है, तो आप लोग ये सेशन करें और बढ़िया तरीके से जो है, बाकी हम लोग 1 तारीख से, मतलब 1 तारीख के बाद जो लीगल पैसेजेस हैं, इसको, इसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी और बढ़ा देंगे। मतलब हम प्रतिदिन, मैं प्रयास करूंगा कम से कम प्रतिदिन 1 या 2 लीगल पैसेज आप लोग को मैं और अभ्यास इस तरीके से करा सकूं जैसा कि आप लोग कंटिन्यूअस कह रहे हैं, तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद से भी निश्चित तौर पे अभ्यास करें, और जितने भी हम लोगों ने लीगल पैसेजेस डाले हैं अपना मैराथन में, वे सारे पैसेज आप लोग निश्चित तौर पे अनुवाद करें, वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। एनी क्वेश्चन, सजेशन, एनीथिंग? चलिए, नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सो मच। सर बीच बीच का कुछ कुछ लाइन छूट गया है सर, मतलब जैसे जब सॉल्यूशन बताया जा रहा ये था पैसेज सॉल्यूशन, बीच। इसका अगर सॉल्यूशन भी अगर भेज देते सर, अगर यही कहना चाह रहे हैं आप क्या? हाँ वही। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मतलब अनुदित जो अभी अनुवाद